नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन। आज हम आपको लिए चल रहे हैं छत्तीसगढ़ और वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय पराते जी, जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ किसान सभा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। ऐतिहासिक दिन, कॉर्पोरेट भगाओ खेती बचाओ का नारा दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की जो वर्षगांठ है उस पर ये बोला जा रहा है कि तब ब्रिटिशर्स को हमने बाहर भगाने के लिए एक आंदोलन किया था, देश छोड़ने के लिए आंदोलन किया था। और अब बात हो रही है कि खेती को कॉरपोरेट से बचाने के लिए पूरे देश भर के किसान एक तो आंदोलन कर रहे हैं और उनका यही लगातार नारा है कि हम ये लड़ाई जीत कर ही जाएंगे। केंद्र सरकार से गतिरोध लगातार बना हुआ है। जनवरी के बाद से बातचीत नहीं हो रही है। 3 कृषि कानूनों को लेकर उनको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी मिले। अब आप जिस इलाके से आते हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ बहुत सारे किसान, आदिवासी किसान भी हैं और आज आदिवासी दिवस भी है, ट्राइबल्स डे है। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आज के दिन छत्तीसगढ़ में किस तरह की गतिविधियां हैं। ये जो कॉल है कॉर्पोरेट भगाओ खेती बचाओ और आदिवासी दिवस, ये दोनों ही दिन इतने महत्वपूर्ण हैं, वहां पर किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या है लोगों की आंतरिक जो उनके भाव हैं, उनके बारे में बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 1/3 आबादी आदिवासियों की है और इसमें भी लगभग जो है 3/4 से ज्यादा लघु किसान है, खेतिहर मजदूर है या वनोपज के सहारे जिनकी जीविका चलती है। और ये जो कृषि कानून है, मोटे तौर पर हम जो कह रहे हैं कि ये पूरी खेती किसानी को बर्बाद करेगा, तो निश्चित रूप से देखिए ये खेती किसानी बर्बाद होगी तो यहाँ के आदिवासी भी जो है पूरी तरीके से बर्बाद होंगे। इसलिए ये जो कारपोरेट भगाओ दिवस या हमारा जो ऐतिहासिक दिन है, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में याद करते हैं, संबंध हम देखने की कोशिश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, वो साम्राज्यवाद के खिलाफ था। वो उस साम्राज्यवाद के खिलाफ था जो हमारी पूरी खेती किसानी को जो है वो बर्बाद कर रहा था। नील की खेती के आंदोलन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने जो है हमारी खेती का सत्यानाश किया। तो ये जो कृषि कानून आ रहे हैं, कृषि कानून पूरे देश में समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर रहे हैं, मंडियों की व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म करने की ओर ले जा रहे हैं। तो जब पूरा देश इससे प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रभावित होगा। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आम जनता भी पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो पूरे देश में आज जो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जोड़ते हुए इस ऐतिहासिक दिन को हम मना रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आज कारपोरेटीकरण हो रहा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कारपोरेटों का गुलाम बनाया जा रहा है और एक तरीके से हमारे देश की सरकार साम्राज्यवादी देशों के इशारे पर चल रही है। तो एक लड़ाई जिस तरीके से साम्राज्यवाद के खिलाफ हमने लड़ा था, हमारे अपने देश में गोरों की जगह जो काले आ गए हैं राज करने के लिए और ठीक उन्हीं नीतियों को अपना रहे, उनके खिलाफ जो ये लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ की जनता भी लड़ रही है। ये बताएं कि सरकार का तो कहना है कि ये कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून लाए गए, ये ऐतिहासिक हैं और जब कॉरपोरेट्स आएंगे तो बदलाव आएगा। एक बदलती राह की ओर जाना जरूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं करेंगे तो फिर विकास के दरवाजे कैसे खुलेंगे। और साथ ही में अगर इसको मैं जोड़ के देखूं वन संसाधनों से, या फिर जिस तरह की लड़ाई इतने समय से आदिवासी किसान मजदूर लड़ रहे हैं, उनके संसाधनों पर जिस तरह से कब्जा हो रहा है कॉरपोरेट्स का, हम सब ने देखा है कि कितनी सारी लड़ाइयाँ, बक्सावा के जंगल हो जो 2.25 लाख से ज़्यादा जंगल पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे वो डायमंड, हरियाली या फिर हीरा, इसका सवाल है। ऐसे तमाम कहानियां हैं, बिखरी हुई हैं। तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? विकास तो सभी चाहते हैं, लेकिन किस तरह का विकास, सवाल ये है। यही असली सवाल है कि विकास की उनकी जो अवधारणा है कॉर्पोरेट की, या हमारे सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और हम जो गरीब जनता है, जो आदिवासी है, इन दोनों के विकास की अवधारणा में जमीन आसमान है। उनका विकास प्राकृतिक संसाधनों को लूट कर जो है खड़ा होता है, उनका विकास तिजोरी भरने का विकास है। हमारा विकास अपने जीवन अस्तित्व को
बचाने का की लड़ाई है। हम जो है अपनी संस्कृति, अपनी जो आदिवासी सभ्यता है, जो सामूहिकता पर विश्वास करती है, उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपका ध्यान जो है सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो डिसीजन आया था सलवा जुर्म के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रश्न की विवेचना की थी, वो प्रश्न यही था कि क्या हमारे देश में सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो संविधान के मूल्यों में और संविधान द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। और इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया कि ये विकास नहीं है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग जिस विकास की दुहाई दे रहे हैं, ये विकास आतंकवाद है। और इस विकास की लागत जो है वो आम जनता से वसूली जा रही है, उसके फायदे पूरे के पूरे कारपोरेटों को सौंपे जा रहे हैं। तो विकास की उनकी अवधारणा, हमारी अवधारणा में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी अवधारणा जो है जी, यहाँ तो जो किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, 8.5 महीने का समय पूरा हो गया, इन किसानों को आतंकवादी करार दिया गया, इन किसानों को मवाली बोला गया, ये भी कहा गया कि ये किसान ही नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टि से ये सारी किसान संसद चल रही है। कैसे समझा जाए इसको? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में हर सवाल जो आम जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है वो राजनीति का सवाल है। इसलिए ये आंदोलन भी जो है राजनीतिक आंदोलन है। अब ये बताइए कि ये जो समर्थन मूल्य है कौन तय करता है? आम जनता तो अपने आप तय नहीं करती, ये केंद्र की सरकार है जो समर्थन मूल्य घोषित करती है। इसी सरकार का तो राजनीतिक वादा था ना कि हम सीटू लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य के रूप में देंगे, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसको हम सुनिश्चित करेंगे। तो आज हम यही तो मांग कर रहे हैं। तो ये सवाल तो राजनीतिक सवाल है। इस सवाल का समाधान इस देश की राजनीति को, इस देश की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये समाधान निकालना है। तो पूरा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, निश्चित रूप से है, हम ये मानते हैं। और उनकी राजनीति के खिलाफ, कारपोरेट राजनीति के खिलाफ, लूट की राजनीति के खिलाफ इस देश के किसान, इस देश की जनता जो है वो लड़ रही है अपने जीवन को बेहतर बनाने की। अब आपने एमएसपी की बात करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सबसे प्रमुख मांग है किसानों की कि उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है। अभी मैं ये ट्वीट पढ़ रही हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। क्या कहेंगे? जो सरकारी आंकड़े आते हैं उनसे एक अलग फीलिंग जाती है और जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और होती है। नहीं, देखिए, मैं छत्तीसगढ़ का अनुभव बताता हूँ। हमारे देश में मंडियों की स्थापना तो इसलिए हुई थी कि सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित कर रही वो A2 पर आधारित है, C2 पर नहीं है। वो समर्थन मूल्य मंडियों में सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर एक भी मंडी ऐसी नहीं है जहां पर 1500 रुपए क्विंटल में धान जो है हमारे छत्तीसगढ़ की मंडियों में बिका है। तो इस सरकार को ये बताना चाहिए कि इस देश में कितने किसानों का धान मंडियों के अंदर समर्थन मूल्य पर बिका है। पिछले साल मंडियों में कितना अनाज बिका था, आज कितना अनाज बिका है, इस तरीके के आंकड़े भ्रामक आंकड़े हैं। क्योंकि आपके अनाज के जो भाव है वो तो हर साल बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी कुल राशि है वो राशि भी बढ़ेगी। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि वास्तव में समर्थन मूल्य जो उसने जो भी तय किया है वही कितने किसानों को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के किसानों को छोड़ के या हरियाणा के किसानों को छोड़ के कहीं पर जो है पूरे देश में समर्थन मूल्य किसानों को मिलता है। और सवाल केवल धान का नहीं है, सवाल तो किसान तो जितनी चीजें पैदा करता है उन सब की लागत, सीटू लागत पर समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। और ये समर्थन मूल्य तभी सुनिश्चित होगा जब सरकार उसको खरीदने की गारंटी देगी। पूरी दुनिया में सरकारों ने किसानों को संरक्षण दिया हुआ है, अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, यहाँ की सरकार जो है साम्राज्यवादी देशों के इशारे पर ये जो है संरक्षण हटाना चाहती है। यही तो असली लड़ाई है कि सरकारी संरक्षण जो है किसानों को और ज्यादा मिले, वो जो उपज पैदा करता है उस उपज का सही मूल्य मिलने की गारंटी जो है सरकार दे। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो वन के संसाधन, वन
पर जो वन के संसाधनों पर जो आदिवासी किसान आश्रित होते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की एक अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है। क्या कहेंगे, जमीनी हकीकत क्या है? बोला जा रहा है कि बाकी राज्यों को छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए। क्या सही मायनों में जो आदिवासी किसान हैं उनको अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर एमएसपी ठीक ठाक मिल रही है? किस तरह की चुनौतियां हैं उनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने लघु वनोपज होते हैं, उन लघु वनोपजों की पूरी खरीद जो है वो सरकार करती नहीं है। पिछले बार की तुलना में, पिछली सरकार की तुलना में इस बार खरीदी ज्यादा हुई है, निश्चित रूप से, और ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों को पूरा का पूरा फायदा मिल गया है। कम से कम 25,000 करोड़ का लघु वनोपज छत्तीसगढ़ के अंदर होता है। सरकारी खरीदी 1,000 करोड़ रुपये भी नहीं है। तो ये जो लघु वनोपज जो आदिवासी इकट्ठा करते हैं वो कहाँ जाता है? अपने घर में तो रखते नहीं है। निश्चित रूप से जो है वो व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं, और व्यापारी औने पौने भावों पर जो है उसको खरीदते हैं। तो हमारा अनुरोध ये है कि एक तो जी का जो दर है छत्तीसगढ़ के अंदर, वैसे भी खरीदी की जब खरीदी समर्थन बैठा हुआ सरकार की ये जो व्यवस्था की पूरी कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों का फायदा उठाते हुए। जी, बीच बीच में कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मगर इतनी जितनी हमने बात की है मुझे लगता है दर्शकों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या है स्थिति, क्या है बारीकी, और क्यों ये नारा दिया जा रहा है कॉर्पोरेट भगाओ खेती बचाओ। किस तरह का डर है आदिवासी समाज जो है, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस पर हम ये चाहेंगे कि उनकी भी जो आजीविका से जुड़ी जो उनकी लड़ाई है, जो मुद्दे हैं, और कृषि कानून के साथ जोड़कर जो उनके आगे की जिंदगी के लिए जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको लोग बखूबी समझें, पहचानें और बारीकी से अपनी उस पर समझ बनाएं। और इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को सामने रखने के लिए। दर्शकों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को हिंद किसान को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की बातचीत आपके समक्ष आ पाए। और भी बातचीत के मुद्दे जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, जो मुद्दे हैं, नीतिगत फैसले हैं, उन पर भी आप अपने कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर जल्दी से किसी एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।